सर्दियों का वक्त था। घनी काली रात को कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया था और इसी घनी काली सर्द रात में यहाँ ये ट्रक आकर रुका है। अरे भैया, कम से कम आगे तक तो छोड़ देते, यहाँ बीच में कहाँ उतार दिया। अभिषेक फूलपुर अपने एक प्रोजेक्ट के चलते आया है। गाड़ी खराब होने पर उसने एक ट्रक से लिफ्ट ली थी, लेकिन खून जमा देने वाली ठंड में अभिषेक को वो ट्रक ड्राइवर फूलपुर की सरहद पर ही छोड़ देता है। मुझे मरना नहीं है, वो सामने खड़ी है। ट्रक ड्राइवर बिना रुके वहाँ से चला जाता है। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आता। वो किसी तरह हिम्मत कर आगे चलने लगता है। ये ट्रक वाला ऐसी बकवास क्यों कर रहा था? अभिषेक अभी चल ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई दूर से भागकर उसकी ओर आ रहा है। वो जैसे ही रुका, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से आर पार हो गया। अरे क्या था ये? अब ये हवेली कहाँ से ढूंढूं? ऑफिस वाले भी पता नहीं कैसी कैसी जगह भेज देते हैं। कहाँ जाना है आपको? अपने पीछे से अचानक एक औरत की आवाज सुनकर अभिषेक ने अपने तेज धड़कते दिल के साथ पीछे देखा। लाल जोड़ा पहने हुए एक औरत अपने लंबे से घूंघट के साथ हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। कौन हो तुम? और यहाँ? मेरे बीमार पति की दवा लेने गई थी। इतनी रात को फूलपुर में घूमना जानलेवा हो सकता है। मुझे पुरानी हवेली जाना है, वही ढूंढ रहा हूँ। पहली बार इस गांव में आया हूँ। औरत बिना कुछ कहे लालटेन लेकर चलने लगती है और अभिषेक उसके पीछे पीछे हो लेता है। अभी कुछ दूर पहुँचे ही थे कि कौन है वहाँ? कौन है? गांव का सलाहकार वीर सिंह अभिषेक को मिलता है। वो औरत कहाँ गई? किस्मत अच्छी है आपकी जो मैं समय पर आ गया। मरते मरते बचे हो भाई। अभिषेक बहुत ही बदहवास हालत में पसीने में लथपथ खड़ा होता है। एक झटके में उसके आगे से एक औरत गायब हो चुकी थी। अभिषेक को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो वीर सिंह की बात पर क्या कहे। फूलपुर किसी काम से आए हैं क्या आप? वो औरत कौन थी? फूलपुर खूनी वधू का इलाका है। यहाँ कब किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। लीजिए, आ गई हवेली। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि मुझे हवेली जाना है। उसके तुम्हारे पीछे आने से मैं समझ गया था कि तुमको हवेली ही जाना होगा। वीर सिंह की बातें सुनकर अभिषेक सहम सा जाता है। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, जरा संभल कर रहिएगा। वीर सिंह अजीब नजरों से हवेली की ओर देखता है, मानो उसे हवेली के सारे काले राज पता हो। ये कहकर वीर सिंह वहां से चला जाता है। दरवाजा खोलते ही अभिषेक को एक बेहद आलीशान हवेली की झलक दिखती है, जैसे मानो अभी अभी हवेली का रंग रोगन हुआ हो। कोई है यहाँ? हेलो? पायल की आवाज सुनते ही अभिषेक सामने पड़ा एक वास हाथ में उठा लेता है और आवाज का अंदाजा लगाकर जैसे ही अभिषेक की नजरें दौड़ती है। मैं चित्रलेखा हूँ, इस हवेली के चौकीदार की बेटी। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मेरा कमरा नीचे है, आवाज दे दीजिएगा। चित्रलेखा का चेहरा घूंघट में ढका था, पर उसकी बेहद खूबसूरत आवाज सुनकर अभिषेक उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो उठता है। जी शुक्रिया। गर्म पानी और इत्र वाला साबुन आपके लिए आपके कमरे में रखवा दिया है। बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आपको पसंद है। कुछ कहा आपने? चित्रलेखा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और अभिषेक फ्रेश होने कमरे में जाता है। अभिषेक का कमरा ऐसा सजा था मानो वहां उसकी सुहागरात की तैयारी हो। सेज पर बिछे लाल गुलाब के फूल, इत्र से महकता हुआ कमरा। अभिषेक कमरे को देखकर काफी हैरान था। अभिषेक वापस चित्रलेखा के पास जाता है। सुनिए, लगता है आपने मुझे कोई गलत कमरा बता दिया। वहाँ वो... अच्छा, आप वो सजे हुए कमरे में चले गए? जी हाँ, पर वो किसके लिए सजा है? वो कमरा सालों से ऐसा ही है, पर वहाँ तो ताला लगा था।
आप वहाँ कैसे चले गए? अभिषेक चित्रलेखा की बात सुनकर हैरान हो जाता है। नहीं, वो कमरा खुला है और सालों से कैसे गुलाब के फूल उसी तरह खिले रह सकते हैं? इत्र की खुशबू, साफ बिस्तर, कैसे मुमकिन है? वो सब मैं नहीं जानती साहब। उस कमरे में दोबारा मत जाइएगा। आपका कमरा ऊपर जाके बाईं तरफ है। अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था कि फूलपुर में आते ही उसके साथ क्या हो रहा है। वो वापस ऊपर अपना कमरा ढूंढने जाता है, पर इस बार पुराने कमरे की ओर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे के बाहर एक मोटा ताला लगा था, जिस पर कई धागे बांधे गए थे। अभिषेक अपनी आंखें मलने लगता है, मानो वो कोई भ्रम झुठला रहा हो। अभिषेक के साथ इतनी घटनाएं हो चुकी थी कि उसका दिमाग भारी हो उठा था। वो खुद का ध्यान भटकाते हुए सर झटकता है और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर अभिषेक सबसे पहले नहाता है और पास में पड़ा इत्र उठाकर लगाने लगता है कि अचानक इत्र से निकलता खून देख उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर इत्र की शीशी फेंक देता है। उसे लगता है दिन भर के हादसों के बाद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अभिषेक इतना सोच ही पाता है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अभिषेक जल्दी से कपड़े पहनकर चित्रलेखा के लिए दरवाजा खोलता है। जी कहिए। ये आपके लिए गरम दूध। आप सफर से थक कर आए हैं, आराम कीजिए। सुबह आपकी पसंद का नाश्ता आपको मिल जाएगा। अभिषेक चित्रलेखा की अच्छाई और खातिरदारी देखकर काफी इम्प्रेस्ड था। वो मुस्कुराकर सर हिलाता है। आप तकलीफ मत कीजिए। आपकी सेवा करने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मतलब? वो बापू कहते हैं मेहमान भगवान होता है, तो जितने मौके मिले सेवा के उतना कम है। आप भी सो जाइए, देर हो गई है। एक अजीब सा आकर्षण था चित्रलेखा में, जो अभिषेक को बेताब किए जा रहा था। कुछ देर में वो बिस्तर पर आ जाता है, लेकिन नींद में जाने से पहले वो बस चित्रलेखा के बारे में ही सोच रहा था। सुबह जैसे ही अभिषेक नींद से उठता है, वो नहाकर तैयार होकर सीधा नीचे आता है। आपका नाश्ता तैयार है। आप एक अनजान इंसान के लिए इतना कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। जी? जिंदगी का क्या है साहब, आज मैं आपके काम आई, कल आप मेरे काम आओगे। मेरा मतलब है आ ही सकते हो। जरूर, कभी भी। आप कभी भी मुझसे मदद ले सकती हैं, मुझे खुशी होगी। कहने को चित्रलेखा एक सीधी सादी लड़की थी, पर उसके मन में मानो कई राज छुपे थे। अभिषेक नाश्ता करते ही अपने काम पर निकल जाता है। गेट के बाहर निकलते ही उसे वीर सिंह जीप में बैठा दिखता है। अरे आप यहाँ अंदर क्यों नहीं आए? ये जगह सबके लिए नहीं है साहब, आपको कहीं छोड़ दूं? अभिषेक को भी वीर सिंह के रूप में दिन के लिए साथी मिल गया था। दोनों वीर सिंह की जीप में आगे बढ़ जाते हैं। कैसी रही आपकी पहली रात? बहुत अच्छी थी। वो रामचरण की बेटी ने बहुत ख्याल रखा मेरा। अभिषेक की बात सुनकर वीर सिंह सहम उठता है और अचानक जोर से ब्रेक मारता है और तुरंत अभिषेक से कहता है, रामचरण? उसको मरे सालों हो गए साहब। और किसकी बेटी? रामचरण की कोई बेटी नहीं है। यानी क्या बकवास कर रहे हो? यानी कि आप रात उसके साथ बिता कर आए हो और फिर भी जिंदा लौट आए। वीर सिंह के इतना कहते ही अभिषेक गाड़ी से उतर जाता है और गुस्से में वीर सिंह से कहता है, आप जाइए, हम खुद चले जाएंगे यहाँ से। कल रात से आप बस डराए ही जा रहे हैं। अजीब आदमी हैं आप। वीर सिंह भी गाड़ी आगे बढ़ा देता है, जैसे उसे भी अब अभिषेक के साथ एक पल भी नहीं बिताना था। वीर सिंह गाड़ी लेकर कुछ दूर ही गया होता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके बगल वाली सीट पर कोई बैठा है। वो जैसे ही अपनी बाईं ओर देखता है, लाल जोड़े में वो खूनी वधू वीर सिंह की मौत बनकर उसे घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर कटे हुए निशान, गहरी धसी हुई आंखें, गली हुई खाल साक्षात मौत के दर्शन दे रहे थे। मेरा सच बताएगा तू? उसे देखते ही वीर सिंह गाड़ी के ब्रेक मारता है, लेकिन ब्रेक
बेअसर हो जाते हैं और गाड़ी की रफ्तार और बढ़ जाती है। वीर सिंह घबरा जाता है, उसकी सांसें तेज होने लगती है और गाड़ी ऐसी भाग रही थी जैसे वो खूनी वधू की आंखों के इशारे पर चल रही हो। अगले ही पल गाड़ी बिना किसी से टकराए हवा में गोते खाते हुए 4 पलटियां खाती है और वीर सिंह गाड़ी के नीचे दबा हुआ आखिरी सांसें गिनता है। अभिषेक पैदल ही चल रहा था। आवाज सुनते ही वो भागता हुआ आता है और वीर सिंह को गाड़ी से निकालता है, पर वीर सिंह खून में लथपथ आखिरी सांस लेते हुए कुछ ऐसा कहता है जिससे अभिषेक के होश उड़ जाते हैं। खूनी वधू। अभिषेक वीर सिंह की बॉडी को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है, जहां उसका परिवार भी आता है। मार दिया मेरे पति को, मार दिया उस खूनी वधू ने। कहा था मैंने, उसके राज के हिस्सेदार मत बनो। अभिषेक के लिए खूनी वधू की गुत्थी अब बेहद उलझ गई थी। वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने हवेली वापस जाता है। जैसे ही वो हवेली में कदम रखता है तो देखता है कि हवेली में सब तहस नहस पड़ा हुआ है। चित्रलेखा, चित्रलेखा। अचानक उसे ऊपर के कमरे से रोने की आवाज आती है। अभिषेक ऊपर भागता है। सजे हुए कमरे का दरवाजा टूटा था और वहाँ चित्रलेखा जमीन पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ तुम्हें? मेरे बारे में गांव में कोई नहीं जानता। आपके बताने के बाद कुछ लोग यहाँ आए थे और कब से बापू ने मुझे दुनिया से छुपा कर यहाँ रखा था। मैंने तो आपको एक भला आदमी समझा था, पर आप। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। ये क्या हो रहा है? कितना अजीब काम है ये। आई एम सॉरी। अभिषेक की बात सुनकर चित्रलेखा झट से आकर अभिषेक के गले लग जाती है और अभिषेक चित्रलेखा के साथ भावनाओं में बहकर प्यार के पलों में खो जाता है। सुबह उठते ही अभिषेक चित्रलेखा को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती और वो जैसे ही नीचे आता है उसके सामने एक अजीब सा नजारा होता है। सामने सजा शादी का मंडप अभिषेक के होश उड़ा देता है। चित्रलेखा, चित्रलेखा, ये सब क्या है? सुहाग रात तो मना ली, अब शादी नहीं करोगे अभिषेक बाबू? मगर वो सब तो क्या अनजाने में हुआ? मुझे कब से तेरा इंतजार था। अब कर मुझसे शादी, मुझे आजाद कर और फिर मैं इस गांव का इंसाफ करूंगी। आजा आजा अभिषेक। चित्रलेखा अब भयानक खूनी वधू का रूप ले चुकी थी। ये भयानक रूप देखकर अभिषेक थरथरा उठता है और जान बचाने को वापस ऊपर के कमरे की तरफ भागता है, लेकिन भयानक खूनी वधू उसे बालों से पकड़कर सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे मंडप तक वापस ले आती है। खूनी वधू अभिषेक को बालों से घसीटते हुए ही फेरे लेना शुरू कर देती है। अभिषेक की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। 7वां फेरा होते ही खूनी वधू अभिषेक के बालों को इतना जोर लगाकर खींचती है कि अभिषेक का सर धड़ से अलग होकर खूनी वधू के हाथ में रह जाता है और उसका धड़ जमीन पर पड़ा तिलमिला उठता है। अभिषेक की चीखें उस हवेली से बाहर नहीं निकल पाई और ना ही अब कभी अभिषेक उस हवेली से वापस आएगा। इस घटना के बाद फूलपुर गांव में हर रात अजीबोगरीब घटनाएं आज भी होती हैं। ये कहानी खूनी वधू से प्रेरित थी। खूनी वधू की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।